हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके। आज वेक्टर को एक बार वापस से पूरा रिकैप करके कुछ अच्छी वैरायटी जेई की हम करेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको कहा था फंडामेंटल थोड़ा थोड़ा हमने एनसीईआरटी लेवल कवर कर लिया था। अब थोड़ा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को वापस देख के थोड़ा फास्ट कवर करेंगे। इस संडे आपका वेक्टर 3D का टेस्ट भी है, तो अगले 3 लेक्चर में हमको पूरा इस चीज को कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके। टेस्ट डिस्कशन अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अपना सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो आप लोग सॉल्यूशन से ही समझ लेना और ढंग से एक बार देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कौन से इजी क्वेश्चन थे। जो भी इजी वेराइटी है उनको आपको वापस से रीअटेम्प्ट करना है। पूरा पेपर नहीं करोगे चलेगा, लेकिन पेपर में जो भी इजी वेराइटी थी, जो भी क्वेश्चन डुएबल थे, उनके सॉल्यूशन को देख के एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो चलो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वेक्टर्स में जो मेजर मेजर टॉपिक आते हैं एक्चुअली जेई मेंस के हिसाब से, सेक्शन फॉर्मूला, कोलिनियरिटी ऑफ द वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और ट्रिपल प्रोडक्ट। वैसे सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन इसका हल्का सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। वैसे सिलेबस से ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है, लेकिन हल्का सा इंट्रोडक्शन हमको देखना, क्योंकि इसका यूज कहीं कहीं हो जाता है कभी कभी। लेकिन आपका मेजर ये आपका जेई मेंस का सिलेबस है। अगर आपको इजी मीडियम लेवल को टारगेट करना है तो इस पोर्शन को अच्छे से करना है। ठीक है, ओके। तो हमने वेक्टर्स में भी बहुत सारा देखा था, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। सबसे पहले जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, एक सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि मान लो 3 पॉइंट है ए बी सी, जिनके पोजीशन वेक्टर हमको गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। जहाँ पे ए ये क्या है, इनके पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको बताया था, ओरिजिन से उन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है वो उसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी। अब पॉइंट, कोई पॉइंट है सी इन दोनों के बीच में, जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। अगर ये इंटरनल डिवीजन है तो ये हो जाएगा। यही पॉइंट सी अगर एक्सटर्नल आ जाए तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो ये हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में देखा था। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, ये आपका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है, ये आपका एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला है। इस पे इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभी मान लो अगर मिड पॉइंट आ जाए तो ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आसान है। अच्छा, कभी कभी मीडियन आ जाता है। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी ट्राइंगल की, कि एक ट्राइंगल में, कोई ट्राइंगल है मान लीजिए एबीसी, कोई भी जनरल नॉर्मल ट्राइंगल है, कैसा भी हो सकता है। इस ट्राइंगल एबीसी में मान लो मैं मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ड्रॉ किया, मीडियन, है ना। मीडियन इसको किस हिस्से में बांटेगा, इक्वल हिस्सों में बांटेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके 1:1 का रेशियो, तो बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मीडियन के केस में इसका सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप वेक्टर, ये जो एडी वेक्टर ये निकाल दो। सबसे पहले आप पॉइंट डी निकालोगे, फिर आप वेक्टर एडी निकाल लोगे। एडी वेक्टर कैसे निकलेगा, डी माइनस ए। एडी वेक्टर कैसे निकलेगा, डी माइनस। तो कभी अगर आपको मीडियन पूछा तो भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, अगर मान लो कभी एंगल बाइसेक्टर पूछा, तो एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने कोई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया जिसको इक्वल एंगल में बांट रहा है, तो आपको ये पता होगा अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये साइड की लेंथ मान लो स्मॉल बी है, ये साइड अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल सी, तो एंगल बाइसेक्टर इसको सी इज टू बी के रेशियो में बांटता है। ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल, बचपन में पढ़ाई जाती है। अगर ये लेंथ है सी, इस ट्राइंगल की लेंथ, इधर वाली साइड है सी, इधर वाली साइड की लेंथ है मान लो बी, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो रेशियो होगा ये कितना होगा, सी इज टू बी। ध्यान रखना, सी इज टू बी, लेंथ के बराबर रेशियो होगा। अब अगर आपको ये रेशियो पता है, इनके पोजीशन वेक्टर पता है, तो आप एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर का भी वेक्टर आप निकाल सकते हो। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था। थोड़े से कभी कभी ये जो सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन होते हैं दिखने में अजीब दिखते हैं।
कभी कभी टफ भी लगेंगे, लेकिन अगर आप अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है क्वेश्चन हो जाए। अगर टफ हो तो छोड़ देना, और मान लो डुएबल हो तो ट्राई करके देख लेना। अब डुएबल है कि नहीं है तो हम क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का डायग्राम बना के ही पता चलेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एबीसीडी कोई रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है मान लो, तो मान लो मैंने डायग्राम बना दिया, ए बी सी डी। ABCD is a quadrilateral. E and F are the midpoint of the diagonal AC and BD. डायगोनल AC मान लो, ये इसका मिड पॉइंट है मान लो यहाँ पे कहीं E, और दूसरा डायगोनल है मान लो BD, उसका मिड पॉइंट है मान लो यहाँ पे कहीं F। क्वाड्रिलेटरल है ना, तो मिड पॉइंट अलग अलग जगह हो सकते हैं, पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल है। तो एक मिड पॉइंट है E, दूसरा मिड पॉइंट है F। अंडरस्टूड एवरीवन? ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, F जो है वो BD का मिड पॉइंट है। ओके, तो आपको एक रिलेशन लाना है, AB माइनस BC प्लस AD माइनस DC को, इसको सिंप्लीफाई करके FE के टर्म्स में सिंप्लीफाई करना है। अब यहां से डायग्राम से कुछ नहीं होगा, आपको इसको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा LHS पार्ट। तो LHS में क्या दिया हुआ है, AB वेक्टर माइनस BC वेक्टर प्लस AD वेक्टर माइनस DC वेक्टर। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताओ, कोई तरीका? एक काम करते हैं, अब देखो AB वेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं है, सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर कुछ मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मान लो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, पॉइंट बी का वेक्टर बी, इसको मान लो वेक्टर सी बोल दिया, इसको वेक्टर डी बोल दिया। इन चारों पॉइंट के मैंने पोजीशन वेक्टर को ए बी सी डी बोल दिया। पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो आपका पोजीशन वेक्टर होगा। अब ए बी वेक्टर कैसे निकलोगे, ए बी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। इसी तरह से एडी वेक्टर आपका हो जाएगा डी माइनस ए, और सी डी वेक्टर क्या हो जाएगा, डीसी वेक्टर सी माइनस डी। तो हमने चारों वेक्टर की वैल्यू रख दी, जितने भी वेक्टर यहाँ पे गिवन है उन चारों के हमने क्या रख दी वैल्यू, एडी बीसी सी डी और सारा। एडी वेक्टर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से बी आएगा, यहाँ से बी आएगा, तो ट्वाइस ऑफ बी। यहाँ से क्या आएगा, माइनस ए माइनस सी। इधर क्या बनेगा, डी प्लस डी, 2D, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ए माइनस सी। क्लियर है? और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन, क्या बचेगा, बी प्लस डी। इधर से -2 कॉमन, माइनस ए माइनस 2 हो जाएगा, माइनस सी माइनस 2C। तो -2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस सी। हाँ है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अपने आप चीजें देखो अपने आप फॉर्म करेगी, Yes. आपको डरने की जरूरत नहीं, अपने आप चीजें जो है अपने आप बनेगी। अब क्या कोई बता देगा बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर कौन है? बी वेक्टर, अच्छा ई को क्या लिखोगे आप, या फिर आप एफ को क्या लिखोगे, पॉइंट एफ। एफ जो है वो बीडी का मिड पॉइंट है। यस सर। तो एफ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एफ जो है बीडी का मिड पॉइंट है, तो क्या होगा एफ बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 2। वेरी गुड, बी प्लस डी बाई 2 होगा ना। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, बी प्लस डी बाई 2। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। और ई जो है वो Yes, एसी का sir. मिड पॉइंट, तो बताओ ई वेक्टर क्या होगा, A plus C by 2. ए प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे देखो बी प्लस डी आ रहा है, तो बी प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ वेक्टर, 2E. है ना? एफ Yes, वेक्टर या sir. ओ एफ वेक्टर जो भी बोलना आप बोल सकते हैं, एफ या ओ एफ, है ना? तो 2 एक पहले से था, -2 इंटू एसी वेक्टर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई वेक्टर, ओसी वेक्टर या फिर ई वेक्टर। यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर। एफ माइनस ई मतलब क्या हो जाएगा, ई एफ। Yes, sir. एफ माइनस ई को क्या लिखोगे, ई एफ वेक्टर। बोलो, Yes, सबको sir. समझ आ रहा है?
एफ माइनस ई Yes. क्या हो जाएगा, ई एफ वेक्टर। अच्छा मुझे क्या लाना था, एफ ई वेक्टर, तो इसको माइनस टाइम्स उल्टा कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ 4 टाइम्स एफ इंटू ई वेक्टर, -4. है ना। इसको उल्टा करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो फाइनली आपकी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। के कितना आ जाएगा, माइनस। अंडरस्टूड। देखो क्वेश्चन दिखने Yes, में sir. बहुत अजीब था, टफ भी दिख रहा था, Yes, sir. लेकिन हमने सिंपली क्या किया, चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को एबीसीडी नाम दे दिया, वैल्यू पुटअप करी, सिंप्लीफाई किया और अपने आप आंसर आया। तो ये एक एप्लीकेशन था आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर इजी में इस सेक्शन फॉर्मूला से थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ज्यादातर बहुत सी बार पुराने जेई में थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो। अगर थोड़ा सा फंडामेंटल इजी लेवल क्वेश्चन है तो ही अटेम्प्ट करना, अदरवाइज बहुत लेंथी जाता है। एक बार बस ट्राई करके देख लेना, सिंप्लीफाई हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको पीवाईक्यू वर्कशीट भी बना के दूंगा, आप वो ही ट्राई करना, बस सिलेक्टेड क्वेश्चन बना के मैं आपको दे दूंगा। अब कभी कभी ये वेक्टर में भी सेंट्रोइड और इन सेंटर आ जाता है। तो अगर आपका मान लो कोई ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसके वर्टेक्स हैं ए बी और सी, एक ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस है ए बी और सी, और इनके पोजीशन वेक्टर है मान लो अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर और गामा वेक्टर, तो सेंट्रोइड मान लो यहाँ पे है कहीं, सेंट्रोइड जी, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड यहाँ पे है कहीं जी। इस जी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस जी का अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना ओजी वेक्टर, तो वो भी वही फॉर्मूला बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 आता था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3। अंडरस्टूड। Yes, sir. तो अगर कोई ट्राइंगल जिसके पोजीशन वेक्टर एबीसी वेक्टर है, तो उसका जो एबीसी आपका पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, अल्फा बीटा और गामा, तो आपका जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर आपका आएगा अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। ये आपका सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह से इन सेंटर का भी होता है, इन सेंटर बहुत कम यूज आता है, इन सेंटर का ज्यादा यूज नहीं, कभी कभी बस सेंट्रोइड आ जाता है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे इन सेंटर का क्या बनेगा, a इंटू अल्फा वेक्टर, b इंटू बीटा वेक्टर प्लस c इंटू गामा वेक्टर डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। लेकिन मेन आपको ये ध्यान रखना, कभी कभी अगर सेंट्रोइड यूज आ जाता है तो ये ध्यान रखना, एक ट्राइंगल जिसके पोजीशन वेक्टर अल्फा बीटा और गामा वेक्टर है, तो उसके सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर बाई 3। बस इसका फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एंगल बाइसेक्टर का, कि अगर आपको दो वेक्टर दे दे उसका एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से, सुनो एक बार ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, सुनो। जैसे पैरेललोग्राम हम पढ़ते हैं जब, सुनना अच्छे से, पैरेललोग्राम जब हमने पढ़ा था वेक्टर्स में, तो मान लो ये आपका कोई पैरेललोग्राम है, ये आपका वेक्टर सी वेक्टर मान लो फॉर एग्जांपल, ये आपका वेक्टर डी है या ए वेक्टर, जो भी मान लो, ये मान लो डी वेक्टर, ये मान लो आपका सी वेक्टर है। तो पैरेललोग्राम लॉ से हमने ये सीखा था कि जो डायगोनल होगा वो क्या आएगा, बताओ डायगोनल का वेक्टर बताओ। सर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए और रिजल्टेंट बी वेक्टर और सी सी का। प्लस डी आया ना, डायगोनल क्या Yes, होगा, sir. सी प्लस डी होगा। क्लियर है? अंडरस्टूड। Yes, sir. अच्छा अच्छा, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है, क्या वो जरूरी है इन सेंटर हो, सॉरी एंगल बाइसेक्टर हो? क्या पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगा, जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल बाइसेक्टर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मान लो इस पैरेललोग्राम की जगह में, इस पैरेललोग्राम का एक और टाइप होता है रोम्बस, पैरेललोग्राम का एक टाइप है रोम्बस। अगर मैं रोम्बस बना दूं, रोम्बस का मतलब क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल, है ना, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल। तो अगर इस रोम्बस रोम्बस के केस में अगर मैं डायगोनल को ज्वाइन करूं, अब ये क्या एंगल को बाइसेक्ट करेगा, है ना। अगर इस पैरेललोग्राम की, सुनना ध्यान से, इस पैरेललोग्राम के अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाए, मतलब ये रोम्बस हो जाए,
अगर ये क्या हो जाए रोम्बस, मतलब चारों साइड्स एडजेसेंट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल आ गई तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वही आपका एंगल बाइसेक्टर वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर विल बी सेम एज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी सेम एज द एंगल बाइसेक्टर, लेकिन कब, जब ये रोम्बस होगा, मतलब एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल होगी तभी, एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल होगी तभी। तो ये सेम कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए, सुनना। तो मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं, एक सेकंड। अब आपको क्या दिया होगा, मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये आपका वेक्टर ए है मान लो, और एक और वेक्टर बी दिया हुआ है दूसरा कहीं, ये वेक्टर बी है मान लो। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर कौन सा होगा ये पता करना है। टारगेट ये है, एक कोई वेक्टर है ए, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, अनदर वेक्टर बी। अब इसके अलोंग जो एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर होगा वो वेक्टर कैसा होगा ये पता करना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो कोई ना कोई पैरेललोग्राम बनेगा। मैं इस पैरेललोग्राम को रोम्बस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे कन्वर्ट करूंगा, समझ ध्यान से। मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करता हूँ। वेक्टर ए और वेक्टर बी के अलोंग मैंने क्या कंसीडर किया, यूनिट वेक्टर, सुनो ध्यान से। तो वेक्टर ए के अलोंग अगर आप एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए कैप, है ना। वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप। इसी तरह से वेक्टर बी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा मेरा, बोलो, बी कैप, है ना। क्या इन दोनों की लेंथ इक्वल है, यूनिट वेक्टर है तो यस दोनों की सर, लेंथ इक्वल होगी ऑफकोर्स। अब इससे यस जो पैरेललोग्राम बनेगा क्या वो रोम्बस होगा, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। बिल्कुल सर, इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, रोम्बस, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। अब इस रोम्बस का जो डायगोनल होगा, इस रोम्बस का जो डायगोनल होगा वही आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। डायगोनल और एंगल बाइसेक्टर दोनों सेम होंगे, है ना। इसका जो रिजल्टेंट होगा Yes, sir. और वही आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो हियर द रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि रोम्बस के केस में जो डायगोनल होता है वही आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वही आपका सब कुछ होगा, ठीक है। तो हियर द रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज द एंगल बाइसेक्टर। क्लियर एवरीवन। तो यहां से मैं बोल सकता हूं Yes, sir. हेंस, तो रिजल्टेंट वेक्टर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे ए कैप है, बी कैप है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, ए कैप प्लस बी कैप, बोलो, यस सर, ए कैप प्लस बी कैप। रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, ए कैप प्लस बी कैप। So ए कैप प्लस बी कैप इज व्हाट, ए कैप प्लस बी कैप इज अ वेक्टर along एंगल बाइसेक्टर। ए कैप प्लस बी कैप इज अ वेक्टर along एंगल बाइसेक्टर। तो यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली का। कि अगर आपको कोई दो वेक्टर दे दे ए और बी, आपको कोई दो वेक्टर दे दे ए और बी, और आपको बोले कि उसके अलोंग एंगल बाइसेक्टर वेक्टर निकालो, जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मान लो निकालना हो, तो इसके अलोंग जो वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप। अब ये आप इसके अलोंग वेक्टर है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा एक वेक्टर मुझे पता चल गया, ए कैप प्लस बी कैप। यहां तक समझ में आया, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये लिख लो सबसे पहले सब। तो ये बस इतना सा ध्यान रखना, वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप, बस इतना है याद रखना। एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर होगा वो आपका हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप। वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप, बस ये फॉर्मूला याद रखना। अब क्वेश्चन में क्या करना है वो समझ, अब सुनो ध्यान से। आपको बोलेंगे कभी कभी ऐसे, फाइंड फाइंड द इंटीरियर
angle bisector, find the interior angle bisector vector of A and B such that magnitude of bisector is k units. क्वेश्चन का मतलब क्या है? कोई वेक्टर है ए, कोई वेक्टर है बी, मान लो ये आपका वेक्टर ए है और एक वेक्टर है मान लो बी। आपको इनका एंगल बाइसेक्टर वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, लेंथ कितनी हो, के यूनिट, जिसकी लेंथ कितनी हो, के यूनिट। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। वेक्टर ए दिया देगा आपको क्वेश्चन में, वेक्टर ए कुछ ना कुछ देगा, अभी क्वेश्चन करेंगे। वेक्टर बी भी आपको कुछ ना कुछ देगा, आपको बोलेंगे कि इसके अलावा एक एंगल बाइसेक्टर निकालो जिसकी लेंथ है क्या, के यूनिट। तो सबसे पहले आप एंगल बाइसेक्टर के अलावा वेक्टर निकालोगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, स्टेप 1 वेक्टर, देखो अभी टफ लगेगा लेकिन अभी क्वेश्चन करूंगा तो आसान हो जाएगा, घबराना मत, ऐसा मत सोचना बहुत टफ है, बहुत आसान है, बस अभी इस थ्योरी स्टार्टिंग में टफ लगता है। वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, बताओ क्या होगा? ए और बी का एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर क्या होगा? बताओ, अभी बताया था जो फॉर्मूला, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप, ये होगा। प्लस बी। ए आपको दिया होगा, बी आपको दिया होगा, क्या आप ए कैप प्लस बी कैप निकाल सकते हो एवरीवन? यस और नो? यस सर, बिल्कुल सर। यस सर, वेक्टर ए दिया होगा, वेक्टर बी दिया होगा, ए कैप निकालना, बी कैप निकालना, तो वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर क्या आ जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप। तो उसके अलोंग एक वेक्टर मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, के यूनिट। अब जो भी मुझे वेक्टर चाहिए, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो पता है मुझे, अब डायरेक्शन निकालनी है। तो बताओ डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। वेरी गुड। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। इसके बाद आप क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग, उसके बाद क्या निकालना, यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता करनी है। तो वो कितना हो जाएगा, सी कैप हो जाएगा, जो भी ये वेक्टर सी आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। यस सर, देयरफॉर आर रिक्वायर्ड वेक्टर, अपना रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा जो क्वेश्चन पूछा है? सबसे पहले वेक्टर निकालेंगे, सी वेक्टर इक्वल टू ए के प्लस बी के, स्टेप 1। फिर जो भी वेक्टर आएगा उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना, जो भी वेक्टर आएगा उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना, ताकि आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अब अपना रिक्वायर्ड, देखो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्या मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है? बोलो, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? यस सर, दिया। यस सर। ओके, और डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, सी कैप। डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, सी कैप। तो आपका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर के इंटू सी कैप। ये आपका फाइनल आंसर है। आपका आंसर क्या आएगा, के इंटू सी। ए कैप प्लस बी कैप। फिर जो भी आंसर है उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, फिर जो भी यूनिट वेक्टर है उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाए। ओके, चलो एक क्वेश्चन करो ट्राई। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दो, ये था आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अगर आपको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकालना है, एक्सटर्नल का मतलब जैसे मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी, एक्सटर्नल मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। आसान है, ये अगर बी है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस बी, है ना। अब आपको ये वाला, ये अगर एक्सटर्नल एंगल से बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके अलोंग वेक्टर बताओ क्या आ जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप, है ना। एक्सटर्नल एंगल के अलोंग वेक्टर क्या आ जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप। अंडरस्टूड एवरीवन? इंटरनल में प्लस होगा, एक्सटर्नल में माइनस होगा, बस इतना ही ध्यान रखना। इंटरनल में फॉर्मूला में क्या आएगा, प्लस, एक्सटर्नल में आएगा माइनस। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सब इंटरनल पे ही आएंगे,
एक्सटर्नल में बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन बस कभी अगर आ जाए तो ध्यान रखना, एक्सटर्नल अगर पूछे तो बस माइनस करना है। तो इसका आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालो एवरीवन। फाइंड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ओए पता है, ओबी पता है, और ओसी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। फाइंड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। ट्राई करो। डन एवरीवन? Yes, हेलो। sir. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. देखो, ओ वेक्टर दिया है, ओ की वेक्टर दिया है, बोला है कि एक ओसी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है ना। तो सबसे पहले आप अपन क्या निकालते हैं, ए कैप। बोलो स्टेप 1 में Yes, sir. निकाल लोगे। ए कैप क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5। तो ए कैप कितना आ जाएगा, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 के कैप। अंडरस्टूड एवरीवन? Sir. बोलो। Yes, sir. अब Yes, sir. बी कैप निकाल लोगे इसी तरह से। बी कैप क्या आ जाएगा, 4j कैप माइनस 3k कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5। तो बी कैप आ Yes, जाएगा। sir. ए कैप पता चल गया, बी कैप पता चल गया। अब वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा,
ए कैप प्लस बी कैप है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये आ जाएगा ए कैप प्लस बी कैप, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 5, तो कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन निकाल लेना, 5 आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 3 आई कैप और प्लस 4 जे कैप और कितना आएगा प्लस के कैप, चेक करना एक बार। यस क्लियर है? सर। ठीक है, तो ये Yes, वेक्टर sir. है अलोंग एंगल बाइसेक्टर। अब क्या निकालोगे इसका यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन निकालनी है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ए कैप प्लस बी कैप निकालने के बाद क्या निकालते हो यूनिट वेक्टर, स्टेप 1 ए कैप प्लस बी कैप। अब इसके अलावा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इस पूरे को इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे। यस सर। बोलो, सर सर आप चाहो तो इस 3/5 को भी ले सकते हो, वैसे थर्ड फिट जाएगा, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर, वेक्टर क्या है आपका ये डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? बोलो, ये इसमें से 5 स्क्वायर कॉमन आएगा, 5 स्क्वायर 1/5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर, ये कितना आएगा 9 प्लस 60 प्लस 1 प्लस के कैप नहीं आएगा? प्लस है, हाँ ठीक है। कितना आ जाएगा अंडर रूट में, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था इस वेक्टर का अंडर रूट में सर रूट 14/5। 14, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, रूट 14 आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। बोलो, तो ये क्या हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग Yes, एंगल sir. बाइसेक्टर। अब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन मिल गया, अब मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओसी वेक्टर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है 5 और डायरेक्शन कितना है ये भी हमने निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय रूट 14। ये आपका आंसर क्या है, समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है। स्टेप Yes, 1 sir. ए कैप प्लस बी कैप निकालो, फिर यूनिट वेक्टर में Yes, कन्वर्ट sir. करो, से मल्टीप्लाई करो, बस 3 ही स्टेप है। ठीक है, सर वहाँ पे रूट 26 होना चाहिए ना यूनिट वेक्टर के लिए 14 की जगह। आप लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता। देखो 9 प्लस 16 प्लस 1 कितना सर आ रहा 26 है, आएगा वो। 26। ठीक है 26 कर देना। क्लियर है? ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। ये हो गया इंटरनल, और एक्सटर्नल में फिर ए कैप माइनस बी कैप करना है, ठीक है, वो आप कर लेना। चलो, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो था कोलिनियरिटी। क्या था, कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर। याद करो क्या सिखाया था, कंडीशन क्या थी, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, तो क्या बताओ क्या कंडीशन होगी, सर इनका प्रोडक्ट 0 होगा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है, वो भी बोल सकते हो। और सर इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो उनका रेशो सेम होगा। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट आई के जे के का रेशियो सेम होगा। और एक और चीज लिखाई थी सबसे स्टार्टिंग में, सर लैम्डा टाइम्स बी होगा। हाँ, ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिखते थे, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, एक तो ये था, अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है तो ध्यान रखना ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। दूसरा आपने बताया कोएफिशिएंट भी ठीक है, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। आई कैप जे कैप और के के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। और तीसरा आप ये भी बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा काम यही आता है, अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है तो एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, डायरेक्शन वही रहती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। डायरेक्शन वही रहती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो इसलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो 3 पॉइंट्स की बात आती है, जब भी 3 पॉइंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं कोलिनियरिटी का वो पूछेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 पॉइंट्स ए बी सी जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अगर वो कोलिनियर है तो बताओ क्या होगा।
3 पॉइंट ए बी सी, इनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो बताओ वो क्या होगा उसमें? 3 पॉइंट से मान लो ए सर बी सर और उन सी, तीनों ट्रायंगल से बनने इनका पोजीशन वेक्टर मान लो, ये पॉइंट है ए बी सी, सुनना ध्यान से, 3 पॉइंट से प्लेन में ए बी सी, जिनके पोजीशन वेक्टर की मैंने ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। अगर आपके 3 पॉइंट कोलिनियर है तो बताओ इनमें कंडीशन कैसे डेवलप करें? सर ए बी क्रॉस ए सी 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, और इसके अलावा और सोचो, अभी बताया था ए बी क्रॉस ए सी 0 कर सकते हो, और दूसरा क्या बोल सकते हो? ए बी वेक्टर विल बी पैरेलल टू और कोलिनियर विद बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर है ना? यस सर। हाँ सर मतलब ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो? लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर, करेक्ट है? ए बी वेक्टर विल बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, ए बी वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा? बी माइनस ए विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी माइनस, C minus C. अंडरस्टूड? Yes, sir. ये कंडीशन हो जाएगी। ध्यान रखना, एबीसी कोलिनियर नहीं है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोलिनियर है क्या? नहीं, उनसे जो पॉइंट है ए बी कैपिटल बी कैपिटल सी, ये कोलिनियर है। तो आपका ए बी इज पैरेलल टू ए सी, मींस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर। ये कोलिनियरिटी में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। इफ द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस and these are collinear, find the value of alpha and beta. तो ए बी वेक्टर आपका आ जाएगा बी माइनस ए, 6 माइनस अल्फा आई कैप, 11 माइनस 10 जी कैप, 11 माइनस 13 के कैप। बी में से ए को माइनस कर दिए, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। हो जाएगा 6 माइनस अल्फा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप।
ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। इसी तरह से आप ए सी वेक्टर निकाल लेना, ए सी वेक्टर हो जाएगा सी माइनस ए, सी में से ए को माइनस करना है, 9/2 माइनस अल्फा आई कैप, बीटा माइनस 10 जे कैप, और -8 माइनस 13 के कैप। देख लेना इसका। अब ये वेक्टर का पैरेलल है, आपको सिखाया था, ए बी इक्वल टू लेमडा ए सी कर दोगे, या फिर आई कैप जे कैप के कैप के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल, दोनों वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप। तो 6 माइनस अल्फा बाय 9/2 माइनस अल्फा, आई कैप का रेशियो जे कैप का रेशियो, बीटा माइनस 10/1 इक्वल टू के कैप का रेशियो। के कैप कितना आ जाएगा ये, -21/-2। इनको आपस में इक्वेट करोगे, इस वाले को इक्वेट करोगे इस कांस्टेंट के साथ, इस वाले को इक्वेट करोगे इस कांस्टेंट के साथ, अल्फा भी आ जाएगा बीटा भी आ जाएगा। अल्फा कितना आ रहा है, 117/19, बोलो आया ना, क्या आ रहा है, आप लोगों ने बोला। तो बीटा कितना आ रहा है, 41/2। 41/2। कर लोगे ना सॉल्व, इस वाली वैल्यू को इससे इक्वेट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अल्फा आ जाएगा, फिर सेकंड वाले को थर्ड वाले से इक्वेट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बीटा आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes, sir. बहुत अच्छा, एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये कॉन्सेप्ट काम आता है, जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे ना अपन इस क्वेश्चन में, वो कॉन्सेप्ट आपको अदर इसी वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, और इसी वेराइटी जेईई में पूछी जाती है। पहले अच्छा, इसके लिए मैं एक थ्योरम समझाऊं पहले आपको, रुको, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक थ्योरम पढ़ते हैं। पहले आप पढ़ लो तब तक इस क्वेश्चन, तब तक मैं आपको थ्योरम सिखाता हूँ। सुनो ध्यान से, अभी हमने क्या देखा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर, लिखते जाना साथ साथ में, है ना, ताकि टाइम बचेगा। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, तो हम बोल सकते हैं देन ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, where lambda is some scalar, where lambda is some scalar। ठीक है, तो ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, अच्छी बात है। तो लैम्डा को मान लो मैंने स्केलर है, तो स्केलर कुछ भी रख सकता हूँ मैं, ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, कुछ भी रख सकता हूँ, एक्स बाई वाई। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, वो स्केलर वाई बाई एक्स टाइप का कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने कोई भी स्केलर नाम दे दिया वाई बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स ए इक्वल टू माइनस वाई बी, और एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0। तो ये भी एक रिलेशन हो सकता है। एक्स ए प्लस वाई बी को आप बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। एक्स ए प्लस वाई बी बेसिकली क्या है, चैप्टर में नाम यूज होता है कभी कभी लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एक्स ए प्लस वाई बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से एक कंडीशन और यहाँ से एक थ्योरम लिखी गई है। क्या है थ्योरम, जिसका रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं अपन। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर, ध्यान रखना मैं क्या बात कर रहा हूँ, कोलिनियर वेक्टर। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर है, देन इनमें क्या रिलेशन आ सकता है, देन एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0। बेसिकली ये है वही है, ए इक्वल टू लेमडा बी ही है, बस उसको लिखने का एक तरीका ये भी है। ए इक्वल टू लेमडा बी को बस लिखने का तरीका ही। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दो कोलिनियर वेक्टर है, तो x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी वेक्टर आपका 0 वेक्टर होगा, वेयर x एंड y आर सम स्केलर। क्लियर एवरीवन, यस और नो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक्चुअली ये थ्योरम काम नहीं, इसका जो अगली थ्योरम है वो ज्यादा काम की, लेकिन उस थ्योरम में इसका रिजल्ट यूज होगा। यहाँ तक लिख लिया सबने? Yes. थ्योरम मुझे आपको पढ़ानी वो ज्यादा काम, जिसका रिजल्ट अपन को क्वेश्चन में यूज करना। थ्योरम 2,
देखो, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर and it is given that एक रिलेशन आपको दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर है, नॉन जीरो है और नॉन कोलिनियर। और क्या गिवन है कि एक्स ए प्लस वाई बी की जो वैल्यू है वो जीरो आ रही है, एक्स ए प्लस वाई बी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अच्छा, फिर आप बोलोगे कॉन्ट्रडिक्ट करोगे, अभी तो आपने क्या सीखा था कि अगर कोलिनियर होंगे तो एक्स ए प्लस वाई बी जीरो होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर तब एक्स ए प्लस वाई बी जीरो होता है। लेकिन अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो है और नॉन कोलिनियर है, फिर भी अगर एक्स ए प्लस वाई बी की वैल्यू जीरो आ रही है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके कोएफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होगा, तभी ये जीरो हो सकते हैं। देखो, अगर कोलिनियर वेक्टर, सुनना ध्यान से, अगर वेक्टर कोलिनियर है तब एक्स ए प्लस वाई बी आपका जीरो आता है। लेकिन अगर वेक्टर नॉन कोलिनियर है फिर भी अगर ये जीरो आ रहा है, तो ये जीरो तभी आ सकता है जब इनके जो कोएफिशिएंट है एक्स और वाई के, इनको क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देन ये तभी ट्रू होगा, इट इज ट्रू ओनली व्हेन x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू, लिख लो, दिस विल बी ट्रू ओनली व्हेन x इक्वल टू जीरो, कोएफिशिएंट इनके क्या होना पड़ेंगे, जीरो होना पड़ेगा। दिस कैन बी ट्रू, ये जो रिजल्ट है ट्रू कब हो सकता है, दिस कैन बी ट्रू ओनली व्हेन x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड? तो कभी भी आपके क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अभी हम करेंगे, कभी भी अगर आपके पास कंडीशन आती है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो उनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अंडरस्टूड और नॉट? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करूंगा, डोंट वरी। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है और एक्स ए प्लस वाई बी आपको जीरो दिया हुआ है, तो तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई दोनों को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इफ ए एंड सी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, then find the value of alpha and beta। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, 2a वेक्टर माइनस टू ए प्लस अल्फा सी इक्वल टू 3 बीटा इंटू ए वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। 2a माइनस अल्फा सी इक्वल टू 3 बीटा इंटू ए वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। क्लियर है? अब बोला गया ए और सी वेक्टर आपका नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो अल्फा और बीटा कितना होगा, 2 इंटू ए वेक्टर माइनस अल्फा इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 3 बीटा इंटू ए वेक्टर प्लस 5c इंटू ए वेक्टर। बताओ, तो आप क्या करोगे, सारे वेक्टर ए और सारे वेक्टर सी को एक साथ कलेक्ट कर लो, तो 2a प्लस 3 बीटा इंटू ए प्लस सारे वेक्टर को साथ में कलेक्ट कर लोगे तो क्या आएगा, देखो क्या, वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ, वेक्टर सी को वेक्टर सी के साथ, तो ए के साथ आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 3 बीटा इंटू ए वेक्टर, और वेक्टर सी के साथ आएगा माइनस अल्फा माइनस 5 इंटू सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड एवरीवन? इन दोनों को उधर भेज दिया, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएंगे, है ना? अब क्वेश्चन में आपको बोला है वेक्टर ए और वेक्टर सी कैसे हैं, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर। वेक्टर ए और वेक्टर सी कैसे नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, फिर भी आंसर अगर जीरो आ रहा है तो कब पॉसिबल है, जब इनके कोएफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो। इनके कोएफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 2 माइनस 3 बीटा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा 2/3, और यहाँ से माइनस अल्फा माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा -5। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? अप्लाई करना सीख गए, समझ गया? Yes, sir. ठीक।
अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करें। क्वेश्चन पढ़ लो पहले शांति, ट्राई कर लो एक बार अपनी तरफ। ठीक है, एक बार सीखना सब लोग। ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर विच आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर। पेयर वाइज नॉन कोलिनियर का मतलब ए और बी अगर दो दो के पेयर लोगे, जैसे ए बी ले लिया, बी सी ले लिया या ए सी ले लिया, ये सारे जो पेयर हैं ये कैसे हैं? नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब आप एक एक करके एक एक रिलेशन को स्टेब्लिश करते जाओ। पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए प्लस थ्री बी इज कोलिनियर विथ सी। ए प्लस थ्री सी इज कोलिनियर विथ सी वेक्टर। तो बताओ इनमें क्या रिलेशन आएगा? अगर ये इसके कोलिनियर है तो क्या रिलेशन लिखोगे? बोलो। ए वेक्टर प्लस 3 वेक्टर इक्वल टू में लैम्डा सी वेक्टर। लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? अगर ये वेक्टर इसके कोलिनियर है तो ये वेक्टर इसका लैम्डा टाइम्स होगा। यही तो सिखाया था, बोलो। Yes. Yes, sir. है ना? ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स। तो ए प्लस थ्री बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। अब आगे देखते हैं। अगला बोला बी प्लस टू सी इज कोलिनियर विथ ए। मतलब कोलिनियर मतलब वही पैरेलल। इसको वापस बताओ क्या हो जाएगा ये? P प्लस टू सी इक्वल टू क्या? अब अच्छा यहाँ पे लैम्डा यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कोई और स्केलर यूज करना। लैम्डा मत यूज करना दो बार, क्योंकि स्केलर अलग हो सकता है। Mu times. यहाँ पे म्यू ए। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है मान लो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। हाँ, आपको ए बी सी में एक रिलेशन डेवलप करना है। ए प्लस थ्री बी प्लस सिक्स सी टाइप ऑफ पूछा, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब सुनना ध्यान से। अब ये जो कंडीशन गिवन है ना, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर पेयर वाइज, इसका यूज करूंगा मैं, उस थ्योरम का यूज। लेकिन यहाँ पे क्या पेयर वाइज नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, मतलब कोई भी दो का पेयर। अब यहाँ पे मुझे तो तीन वेक्टर में रिलेशन गिवन है, मुझे किस में लाना पड़ेगा? कोई भी दो वेक्टर में। सुनना ध्यान से, मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई भी दो वेक्टर में रिलेशन लाना है। तो मतलब किसी एक वेक्टर को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे तीन वेक्टर है ना, तो हम क्या करेंगे? किसी एक वेक्टर को एलिमिनेट कर देंगे। नाउ लिखो, वी विल एलिमिनेट any one of the vector from 1 and 2। तो किसको एलिमिनेट करना आसान है? एबीसी में मैं बताऊं किसको एलिमिनेट करूं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में? सर ए एलिमिनेशन मेथड पता है? किसको एलिमिनेट करना ज्यादा आसान दिख रहा है? Yes, बी को एलिमिनेट कर दें। बी के साथ बी कुछ नहीं है। वेक्टर सर बी। तो बी को कैसे एलिमिनेट करोगे बताओ? 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से only। हाँ, इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1 में तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 3। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 1।
तो इक्वेशन नंबर 1 को तो एज इट इज रहने देते, -3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2, सही है। 1 -3 टाइम्स इक्वेशन बी अपना उड़ जाएगा। देखो क्या आएगा, a Yes, sir. प्लस 3b। दो वेक्टर में रिलेशन इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मुझे दो वेक्टर में बोला है नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, इसलिए दो वेक्टर में रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू सी वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इक्वल टू 3 म्यू इंटू ए वेक्टर, आया ना। Yes. अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करोगे 3b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a माइनस 6c इक्वल टू लैम्डा c माइनस 3 म्यू इंटू ए वेक्टर। अंडरस्टूड एवरीवन। अब वापस Yes, से वही sir. कहानी, Yes. ए को ए के साथ कलेक्ट करो, सी को सी के साथ कलेक्ट करो, तो आपके पास देखो ए के साथ क्या आ जाएगा, यहां से 3 म्यू इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 म्यू इंटू ए वेक्टर, और सी के साथ क्या आ जाएगा, -6 माइनस लैम्डा इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, तो वही सेकंड वाली अभी जो बताई थी। यस सर, नॉन कोलिनियर वाली। हाँ, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 3 म्यू इंटू ए वेक्टर -6 माइनस लैम्डा इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब बोला है सिंस ए एंड सी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, ए और सी कैसे हैं, नॉन जीरो है और नॉन कोलिनियर है, फिर भी अगर आंसर 0 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0। यहां से म्यू आ जाएगा -1/3 और यहां से लैम्डा आ जाएगा -6। अंडरस्टूड। अब म्यू और लैम्डा की वैल्यू वापस रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में। मान लो लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस 3b इज कोलिनियर विथ c, तो a प्लस 3b इक्वल टू क्या आया था, लैम्डा c। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख दो, तो a प्लस 3b इक्वल टू -6 इंटू सी वेक्टर, ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो a प्लस 3b वेक्टर प्लस 6 टाइम्स c वेक्टर इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 वेक्टर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली में बहुत टफ होते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। एक बार घर पे जाके रिपीट ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है आप डबल रिपीट ट्राई करना एक बार इन्हीं क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसके बाद हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हमने सीखे थे, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, है ना। स्केलर प्रोडक्ट मतलब a डॉट b का फॉर्मूला क्या बना था, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, या a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। कभी भी अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस थीटा वाला। कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ, ये सारी बातें हमने करी थी, हाँ है ना, याद है ना, यस सर। बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको वापस रिकैप कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी काम की है। एक तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब a डॉट b करूं या b डॉट a करूं दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। ऑल्सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, a डॉट b प्लस c अगर ब्रैकेट में है तो a डॉट b प्लस a डॉट c आ जाएगा, और कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप फिर बाहर निकाल सकते हो, ln बाहर आ जाएगा और a डॉट b अलग अलग कर सकते हो। अंडरस्टूड, क्लियर। Yes, sir. इसके अलावा कुछ अच्छा एक चीज और अच्छी होती है, अगर आपको ये बोला गया कि a डॉट b, यहां पे लिख लो इफ a एंड b आर टू नॉन जीरो वेक्टर, और a डॉट b अगर आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है तो क्या सिखाया था, a डॉट b अगर 0 आ रहा है तो क्या सिखाया था, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फिर a डॉट b अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा,
क्या रिजल्ट बोलोगे? अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? सर वो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होंगे। सर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेरी गुड, ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अच्छा मान लो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव कब आएगा? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मतलब सर और ये क्या? किसी सर्टेन हाँ। एंगल पे होंगे। नहीं, सर्टेन एंगल कितना? एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 0 से 360। फिर एंगल सर 0 फर्स्ट से और π/2 के बीच में होगा। सर देखो, सर 0 से 90 के बीच। हाँ एक्यूट एंगल होगा। वेरी गुड, एक्यूट। सी ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, हाँ है ना? अब देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ए Yes, डॉट sir. भी आपका जीरो आ रहा है, मतलब आपका कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा होगा। ए डॉट भी आपका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये तो देखो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। ए डॉट भी अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव कहां पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा आपका 0 से π/2 होगा, मतलब यहां से क्या बोलोगे? दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? एक्यूट एंगल। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? एक्यूट एंगल। और ए डॉट भी अगर नेगेटिव आ गया तो क्या बोलोगे? फिर π/2 से 3π/2। नहीं, 3π/2 नहीं, पाई तक से, 0 से पाई में रखता है अपन हमेशा। एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? 90 से ज्यादा हो जाएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव आएगा तो, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज और बताई थी मैंने, जो कि मैंने कहा था बहुत काम आएगी आपके। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्या था इसका मतलब? सर ए सर वेक्टर इंटू ए ए वेक्टर वेक्टर। इनटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हाँ सही बताया, π/2 पे ओपन आ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्या है बताया था? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर, याद आ रहा है? ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो दोनों तरफ से रिजल्ट याद रखने को कहा था, हाँ है ना? क्लियर एवरीवन? सर ये 0 नहीं यस होगा? सर। यस सर। यस सर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? सर ए मॉड का ए इंटू स्क्वायर मॉड ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन। हाँ तो फिर ए का स्क्वायर हो स्क्वायर ही तो होगा, जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का यस स्क्वायर, सर। वही तो लिख, यही तो लिख। अच्छा इसी इसी रिजल्ट हम ये भी डिराइव कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या आएगा? सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका रिजल्ट भी बहुत आसानी आता है। इनको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए सेम ही होता है। और दूसरा क्या आएगा? बी डॉट बी मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये रिजल्ट याद रख सकते हो। क्लियर है? यस। यस। इसी तरह से 3 में भी आता है, जो कभी कभी काम आ जाता है। अगर 3 वेक्टर हो, ये भी रिजल्ट लिख लो सब फटाफट सब लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए ऐसा कभी भी पूछे तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, याद रखना। कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ए डॉट बी डॉट सी या सी डॉट ए आ रहा हो, या फिर उसमें कोई ना कोई रिलेशन पूछा हो, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला। क्लियर है? हाँ है ना? यस। यस सर। लिख लिया? लिख लिया सबने? यस जल्दी से सर। क्वेश्चन ट्राई।
Sir, 2. डन एवरीवन, आसानी था, ओपन करना था इसको सिर्फ, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी, और आपको तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर गिवन है, तो सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ c, इन सबकी वैल्यू 1 होगी। तो यहां से आपके पास a डॉट बी या फिर a डॉट बी और a डॉट सी या फिर इन दोनों के जो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, वहां से एक रिलेशन आएगा, उसकी वैल्यू यहां रख दोगे, रख दिया, बोलो कराए कि नहीं सॉल्व। Yes, sir. देखो ध्यान से, Yes. क्वेश्चन टफ नहीं था, आसानी था। फर्स्ट वाले से a डॉट बी प्लस a डॉट सी आ जाएगा, वो वैल्यू आप चाहो तो अगले वाले में पुटअप करोगे, आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर? Yes, यस और sir. नो? Yes, sir. ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। Yes. इफ 3 वेक्टर a b c आर यूनिट वेक्टर, a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर गिवन है, तो a और b के बीच में एंगल कितना होगा ये पूछा गया। अरे फिर बताओ, ए बी सी आपके 3 यूनिट वेक्टर है, एक रिलेशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो पूछा गया है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो बताओ क्या सोच सकते हैं। सर सी वेक्टर को दूसरी साइड ले जाकर स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ, कभी भी आपको अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा, जैसे ए और बी के बीच में पूछा, हाँ है ना एवरीवन, तो क्या करोगे, ए और बी को साथ में रखो, बच्चे हुए को उधर भेज दो, ए और बी को साथ में रखो, बच्चे हुए को उधर भेज दो। तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है आपका, तो ए और बी को हम एक तरफ रखेंगे, बच्चे हुए को उधर भेज देंगे, तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, अंडरस्टूड है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको ए और बी में एंगल चाहिए, तो अगर ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, ए प्लस बी वेक्टर अगर माइनस सी के बराबर है, दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है, तो क्या इनके मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होंगे। माइनस सी तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल होंगे, है ना। Yes, sir. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब अगर मैग्नीट्यूड को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, जैसे स्क्वायरिंग करोगे आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। क्लियर है? अब सबका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो 1 पुट अप कर दो, तो 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इक्वल टू 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, -1/2, है ना। अच्छा, कॉस थीटा -1/2, तो थीटा बताओ कितना आएगा। 2π/3। वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं, पाई माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉस अगर 1/2 होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या आता है, 1/2 आता है π/3 पे, तो आपका एंगल क्या आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस π/3, इट इज 2π/3। 2π/3 मतलब कितना एंगल, 120 डिग्री। बताओ क्या समझ में आ गया सबको। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आज बहुत कुछ कवर किया हमने। आप देख रहे हो लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता, अगर आप ये लेक्चर मिस कर देते तो बताओ ये सब समझ में आता है रिकॉर्डिंग से, मन ही नहीं करता रिकॉर्डिंग में पढ़ने का। क्लियर है? इसलिए लाइव क्लास इंपॉर्टेंट होती है और हर लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। कौन से लेक्चर का क्वेश्चन जेई में आ जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, इसलिए कोशिश करा करो लेक्चर पूरे अटेंड करो और मिस ना करो, खासकर मैथ्स में एक लेक्चर में कभी भी बहुत कुछ कवर हो जाता है। अंडरस्टूड? अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, 3D स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास मिस मत करना, क्योंकि वेक्टर 3D का जेई में वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन है, तो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है।
तो अगली क्लास में वेक्टर और 3D कवर करेंगे, फिर इसकी अगली क्लास में PYQ करेंगे। ओके, थैंक यू।